हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जो हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका टॉपिक रहने वाला है साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, कितने टाइप के अकाउंट बनते हैं इसमें, और किस तरह से इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो कैसे उसको हम निकालेंगे। इससे रिलेटेड अब आज आपकी जो भी पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी यहाँ पर partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो साझेदारी क्या है, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा। साझेदारी में क्या रहता है, पार्टनरशिप में जब एक या से अधिक व्यक्ति, हाँ, मिनिमम एक नहीं हो सकता, कम से कम आपके पास दो लोग होने चाहिए। दो लोग मिल करके जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी भी बिजनेस को करने के लिए, व्यवसाय को करने के लिए जब साथ आते हैं, तो अकेला वही व्यक्ति एक ही व्यक्ति को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, या सब मिल के करेंगे, या उनमें से कुछ लोग करेंगे। जैसे भी आपस का जो है उनमें एग्रीमेंट होता है, आपस में समझौता होता है, तो वो किसी बिज़नेस को चलाने का काम करते हैं और बाद में जो उससे प्रॉफ़िट होता है उसको आपस में बाँटते हैं। तो वो क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। यहाँ पर ये तो हो गई बेसिक सी इसकी मीनिंग कि पार्टनरशिप होती क्या है। उसके बाद आ जाता है कि इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। इसमें विशेषताओं में जो सबसे पहली है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ है। यानी कि इसमें मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए, 2 से कम लोग नहीं हो सकते। एक व्यक्ति जो होता है तो यहाँ पर 1 पर्सन जो होती है वो कंपनी बनाई जा सकती है, 1 पर्सन कंपनी होती है। कोई एक अकेला व्यक्ति जो होता है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो या तो वो अपनी कंपनी बना सकता है एक अकेला व्यक्ति, या तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है। एकल व्यवसाय जिसे कहा जाता है वो कर सकता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। अधिकतम की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 होते हैं, 50। और इसकी संख्या बढ़ा कर के 100 तक की जा सकती है। तो कहीं-कहीं पे 100 भी आपको मिलेगा, तो लेकिन 100 में ये रहता है कि संख्या बढ़ा करके 100 तक की जा सकती है। होते मैक्सिमम कितने हैं? 50 ही होते हैं। तो अगर कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 50 ही आपका आंसर होगा। दूसरा हो जाता है कि ये एग्रीमेंट होता है। आपस में क्या है, अब ये लिखित भी हो सकता है, यानी कि रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों ही तरह का हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपस में समझौता करते हैं। फिर होता है कि साझेदारी किस उद्देश्य से होनी चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, तो बिज़नेस करना होना चाहिए। यानी कि वो कुछ बना रहे हों, प्रोडक्शन कर रहे हों, या फिर कुछ सेल करने का उनका है। आपस में कोई ना कोई पर्पस जो है वो बिज़नेस होना चाहिए, क्योंकि जब आप बिज़नेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आप प्रॉफ़िट के लिए काम कर रहे होते हैं। आप मुनाफ़े के लिए काम कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस होना चाहिए जिसमें कि प्रॉफ़िट होगा, जिसको कि वो आपस में क्या करेंगे, आपस में एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आ जाता है लाभ साझाकरण अनुपात, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन उस प्रॉफिट को किस रेशियो में करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। फिर होता है एजेंसी संबंध, यानी कि एजेंसी रिलेशनशिप हो जाती है। आपस में जो संबंध होगा, एजेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि एलआईसी सबसे सिंपल सी बात लेते हैं जो आप सभी को पता है। एलआईसी, एलआईसी में क्या होता है, इनका एक एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है, एलआईसी की पॉलिसीज आपको समझाता है। आपकी अगर एलआईसी लेना चाहते हैं तो आपको उसके से रिलेटेड जो जो कंडीशंस होती हैं, जो जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सारी चीज़ों को आपको बताता है। तो वो एजेंट क्या है, एलआईसी की तरफ से काम कर रहा होता है। इसी तरह एजेंसी संबंध का मतलब ये है कि इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं, अगर एक भी पार्टनर जो होता है, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर एबीसी 3 पार्टनर हैं। ए जो है, अगर वो कोई भी किसी डी व्यक्ति के साथ कोई भी समझौता करने जाएगा, या कोई बिज़नेस रिलेटेड कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने जा रहा है, तो वो इन बी और सी की तरफ से भी काम कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, उस साझेदारी फर्म का एजेंट की तरह होगा। इसलिए जो आपस में उसका जो संबंध होगा फर्म के साथ, इन बी और सी के साथ, वो क्या हो जाएगा, एजेंट का हो जाएगा, एजेंसी रिलेशनशिप हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है साझेदारों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक आपकी हो जाती है, अगर सिंपल साझेदारी के बारे में कहा गया है तो यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर बात की जा रही है कि सीमित साझेदारी है, अगर सीमित साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी की बात की जाएगी तो फिर जो दायित्व होता है वो कुछ साझेदारों का सीमित होता है। तो डिपेंड करेगा कि विशेषताएँ, क्योंकि इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से बताई क्योंकि आपको ये लिखी हुई मिलेंगी और पूछेगा कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं। तो आपको ये सब ऑप्शंस में दे रखा होगा।
जैसे कि यहाँ पर सीमित दे रखा होता और नॉर्मल साझेदारी के बारे में पूछा होता तो वो आंसर आपका गलत होता। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा कि लिमिटेड लिखा है या अनलिमिटेड लिखा है। चलिए नेक्स्ट है। अब उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले साझेदारी विलेय पार्टनरशिप डीड। कि इसमें क्या बनती है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है, साझेदारी विलेय बनता है। तो दो कंडीशंस हो जाती हैं, एक जब साझेदारी विलेय है यानी कि आपस में उन्होंने समझौता किया है, अपनी एक पार्टनरशिप डीड बनाई है, या फिर जो समझौता कर रहे होते हैं, जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी विलेय कहते हैं, या संलेख भी लिखा हो सकता है। दूसरी चीज़ जो क्या बनती है, तो जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहीं पर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो जनरली जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें बनता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये आपका साझेदारी में बनाया जाता है, तो ये अकाउंट भी इसमें खोला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब जो साझेदार होते हैं उनके पूंजी खाते होते हैं। अब ये खाते भी दो विधियों से रखे जाते हैं, दो मेथड होते हैं इसको रखने के, अभी उन मेथड्स को आगे हम देखेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग उसमें कौन-कौन से अकाउंट्स और खोले जाएँगे वहाँ पर आप उसको समझिएगा। फिर आ जाता है साझेदार आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टनर्स जो होते हैं, साझेदार हैं, अगर अपनी जो पूँजी लगाई है उसमें से कुछ राशि को निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो वैसे तो कोई भी प्रावधान नहीं है कि आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। अगर साझेदारी में उन्होंने आपस में कोई भी समझौता करा हुआ है कि ब्याज दिया जाएगा, अगर आहरण किया जाता है तब तो ब्याज होगा, अदरवाइज़ अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि साझेदारी में साझेदारी विलय की अनुपस्थिति में साझेदारों के आहरण पर कितने % का ब्याज होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। क्योंकि जो वैसे इसके नियम बनाए गए हैं, जो साझेदारी अधिनियम आपका 1932 है, पार्टनरशिप एक्ट जो है, इसमें पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी इसमें अगर आहरण किया जाता है तो उस आहरण पर ड्राइंग पे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। इसलिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपस में समझौता किया होगा तब तो देना पड़ेगा। अगर कोई समझौता नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। किस पर? ड्राइंग्स पर। फिर आ जाता है साझेदारी की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसमें भी सेम कंडीशन रहती है कि पार्टनर्स की कैपिटल पर भी कोई भी अ, आपस में अगर समझौता है तो जो समझौता किया होगा उतना देना पड़ेगा। अगर समझौता नहीं है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों को वेतन या कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इसका भी कोई प्रावधान नहीं होता है पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, लेकिन अगर जो आपने पार्टनरशिप डीड करी है उसमें दिया है तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है साझेदार ऋण पर ब्याज। ये वाला पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टनर्स अगर लोन दिया है पार्टनर ने, तो वहाँ पर उस लोन पर इंटरेस्ट होता है। कितने % होता है? तो 6% होता है। 6% पर एनम इतना इंटरेस्ट होता है, देना पड़ता है। अगर आपस में जो समझौता किया होगा उसमें अलग है कोई तो अलग बात हो जाएगी, अगर नहीं किया है, आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम 6% तक क्या होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर साझेदार ने कोई भी पूंजी लगाई है ब्याज के सॉरी लोन के तौर पर, तो उस पर 6% का ब्याज उसे मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है साझेदारी खाते बंद करने के बाद समायोजन, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। जब जो है क्लोज कर दिया जाता है तो जो भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसमें जो भी हानि लाभ होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनरशिप जो उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो क्लोज कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आप डायरेक्टली देख लीजिए कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं करी है तो कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लाभ हानि, जो लाभ विभाजन अनुपात है बराबर होगा, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स जो होंगे वो इक्वली डिवाइड करेंगे, भले ही उन्होंने पूंजी जो होगी कैपिटल जो है वो अलग अलग लगाई। जैसे कि अगर ए और बी की अगर हम बात करें, ए ने अपनी कैपिटल कितनी लगाई, 90,000 की लगाई है, और बी ने कितने की लगाई है, बी ने लगाई है 50,000 की। लेकिन अगर आपस में कोई उन्होंने समझौता नहीं करके रखा हुआ है, तो साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है उन्होंने, तो उनको जो प्रॉफिट होगा, अगर सपोज कर लीजिए 10,000 का उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को वो 5,000 ईच, यानी कि दोनों ही बराबर आपस में बाँटेंगे, दोनों को ही 5,000 मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पूँजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैपिटल पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अगर आपस में उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं करी है। आरआर पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा उन्हें।
साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, वेतन और कमीशन यानी कि उनको किसी प्रकार का रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिए, साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। वार्षिक रहेगा, ये भी ध्यान में रखिए, कहीं पर अगर आपको एग्ज़ामिनर ने मासिक लिख दिया और आपने 6% देखा और आंसर लगा दिया तो फिर आपके मार्क्स गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एक-एक पॉइंट जो होता है उसको एग्ज़ाम में ध्यान में रखा करिए, उसके बाद आंसर को टिक किया करिए। उसके बाद आ जाता है प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन व प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होना। यानी कि जितने भी साझेदार हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको इक्वली क्या मिलता है, मौका दिया जाता है कि वो हिस्सा ले सकते हैं व्यापार को, बिज़नेस को चलाने में। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने, रजिस्टर करने व प्रतिलिपि लेने का अधिकार होता है। उसके बाद अब आ जाता है कि कितने तरह से रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 2 मेनली मेथड होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि 2 मेथड होते हैं इसको मेंटेन करने के। कौन-कौन से मेथड हो जाते हैं? एक आपका हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा हो जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हिंदी में इसको स्थिर या फिर अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें जो आपकी स्थिर होगी, फिक्स्ड होती है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। एक हो जाता है साझेदार का पूंजी खाता, दूसरा हो जाता है साझेदार का चालू खाता। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर करंट अकाउंट बनता है। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं और जो आपकी परिवर्तनशील होती है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अकाउंट बनता है। अब यहाँ पर क्यों 2 बनी हैं, ये भी आप लोग को समझ में आएगा। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये आपके यहाँ पर 2 अकाउंट बने हैं और यहाँ पर सिर्फ़ एक ही अकाउंट बनता है। तो पहला मेथड जो हो जाएगा स्थिर पूंजी विधि, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें क्या रहता है कि स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों को की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को इंट्रोड्यूस ना किया जाए अर्थात पूंजी के एक भाग की निकासी या विथड्रॉ ना किया जाए। यहाँ पर मतलब क्या होता है, क्योंकि 2 अकाउंट बनते हैं तो 2 अकाउंट जब बनाए जाते हैं तो जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपने जो जिससे कैपिटल जितनी कैपिटल से स्टार्ट किया होगा बिजनेस और जो भी एडिशनल कैपिटल आप लगा रहे हैं, अभी इसका फॉर्मेट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एडिशनल जो कैपिटल आप लगा रहे होते हैं, वो ही दिखाई जाती है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं दिखाया जाता। जो इंटरेस्ट मिला है या आहरण पे उसको ब्याज मिला है या सैलरी मिली, कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं दिखाते हैं, जो उसका कैपिटल अकाउंट बनता है। इसलिए क्या रहता है, फिक्स्ड रहते हैं, कोई और भी किसी तरह का चेंजेस नहीं आता है, इसीलिए इसको स्थिर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सभी प्रकार के लेन-देन जैसे कि लाभ की भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण, ये सारी चीज़ें कहाँ हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। उसके बाद आता है स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी खाता एवं चालू खाता निम्नवत यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। ये हो जाएगा फॉर्मेट। ये दोनों ही अकाउंट के फॉर्मेट हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत पहला हो जाता है ये आपका कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जेएफ का कॉलम होता है, यानी कि जर्नल से जो एंट्री करी गई है इसमें, तो वहाँ पर इसका कॉलम अलग से बनता है। इसके डेबिट साइड में कैश एंड बैंक अकाउंट इफ कैपिटल इज विथड्रॉ। अगर कैपिटल निकाली गई है तो दिखाई जाएगी और यहाँ पर जितनी कैपिटल से कैश है बाई कैश बैंक अकाउंट, जितनी कैपिटल से स्टार्ट किया गया है वो दिखाया जाएगा और कोई एडिशनल कैपिटल अगर लगाई गई है तो दिखाया जाएगा। उसके बाद दोनों को इधर ऐड कर लेंगे, ये वाला साइड में ही क्या होगा, बैलेंस निकल कर के आएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस आपका हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। और कभी-कभी आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में पूछता है कि विथड्रॉल की कितना अमाउंट जो है विथड्रॉ किया गया उसकी राशि निकालिए। तो इसी तरह निकाला जाता है। दोनों साइड को उधर को ऐड कर लीजिए, इसमें से आप जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा उसको लेस कर दिएगा तो विथड्रॉ की राशि निकल आएगी। और अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो विथड्रॉ को लेस कर दीजिएगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। और उसके बाद दूसरा अकाउंट जैसे बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में जो कुछ भी उसने कंपनी को दिया होगा, कंपनी सॉरी यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म को उसने दिया होगा, सबसे पहले तो डेबिट बैलेंस अगर यहाँ पर निकल कर के आ रहा है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आ जाता है टू ड्राइंग, अगर उसने कुछ भी निकाला है, कोई भी है कैश को अपने जो कैपिटल थी उसमें से कुछ निकाला है, ड्राइंग करी है। इंटरेस्ट अगर उसने कम दिया है फर्म को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर उसे लॉस हुआ है तो उसका जितने लॉस का शेयर होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। फिर इस साइड में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर दिखाएँगे। यहाँ पर जो कुछ भी उसको मिल रहा है पार्टनर को वो दिखाया जाता है। तो पहला है अगर कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलता है वो दिखाइए। सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, सैलरी अगर दी जा रही है तो दिखाया जाएगा, कमीशन मिल रही है तो दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस निकल कर के आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, क्रेडिट साइड में जो कुछ भी पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो सब दिखाया जाएगा, डेबिट साइड में जो कुछ भी पार्टनर पे कर रहा होगा वो दिखाया जाएगा।
ये याद रखिएगा, ये फिक्स कैपिटल मेथड है और इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, अभी किस तरह से बन सकता है, आगे एमसीक्यू सॉल्व करवाएँगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड अब इसका हो जाता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या रहेगा कि अस्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत केवल पूंजी खाता, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या रहता है कि किसी भी निर्देश के अभाव में पूंजी खाते को इस विधि के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि अगर कुछ भी स्पेसिफिकली, तो ये वाला पॉइंट तो तब आ जाता है जब आप अगर डिस्क्रिप्टिव हो रहा होता तो वहां पर आपसे क्वेश्चन आ सकता था। यहाँ पर सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ ले कि कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेथड से बनाना है, तो आप किस मेथड से बनाते हैं, तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही बनता है। मीन्स केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट अलग से नहीं प्रिपेयर किया जाता। बनता कैसे है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख रहे होंगे इसका, यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कुछ भी नया नहीं है, जो अभी आपने उन 2 अकाउंट्स में पढ़ा था, बस समझ लीजिए यहाँ पर मर्ज कर देना है। दोनों को साथ में मिलकर बना देना है और कुछ अलग से नहीं है। सबसे पहले आपने देखा था पार्टनर्स अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जो था कैश दिखाया गया था, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं और अगर कोई बैलेंस है तो वो। उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड में आ जाएगा कोई ड्राइंग, अगर उसने कोई भी आहरण किया होगा तो दिखा दीजिए। उसके बाद जो आपने करंट अकाउंट में दिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपरेशन, इफ लॉस, और अगर बैलेंस आएगा तो इधर आ जाएगा। जो आपका क्रेडिट साइड होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट था, उसको जो मिल रहा है वो आएगा, सैलरी टू पार्टनर वो मिलेगी उसको सैलरी तो दिखाएंगे हम, कमीशन मिलेगा तो दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो दिखाइए, उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों अकाउंट को मर्ज कर देना, जो डेबिट में था डेबिट में रहेगा, क्रेडिट में था क्रेडिट में रहेगा और एक ही अकाउंट तैयार किया जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि जो भी फर्म होती है उसको किस तरह से रखना चाहती है अपने अकाउंट्स को। वो नहीं चाहती कि उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कोई भी चेंजेस आए, तो इस वजह से वहाँ पर वो 2 अकाउंट बना सकती है, वो फिक्स वाला मेथड यूज़ कर सकती है। अगर वो चेंजेस चाह रही है तो फिर वो सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ कर सकती है। डिफरेंस क्या होता है एक नज़र देख लीजिएगा, इंग्लिश में मैं समझाती चलूँगी आप लोगों को। यहाँ पर खातों की संख्या की बात करें तो सिंपल से आपको पता है कि कितने अकाउंट्स बन जाते हैं। अगर फिक्स मेथड की हम बात करें तो 2 अकाउंट बनते हैं आपके। कौन-कौन से? एक कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। और जो आपका परिवर्तनशील वाला होता है फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट तैयार होता है। कौन-सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। फिर आ जाता है पूंजी खाते का शेष जो बैलेंस होता है। पूंजी खाते का शेष जो बैलेंस होता है, तो जो आपका स्थायी वाला होगा इसमें चेंजेस नहीं आते। क्यों चेंजेस नहीं आते? क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, बाकी कोई भी चीज़ ज़्यादा दिखाई नहीं जाती, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ही अकाउंट बन रहा है तो चेंजेस आएँगे। लेखा की बात करें हम, अकाउंट्स किस तरह रखे जाते हैं, तो पूंजी खाते में केवल विनियोजित पूंजी का लेखा रहता है। पूंजी खाते के जमा पक्ष में, यानी यहाँ पे ये बताया गया है जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें सारी ही चीज़ें एक ही अकाउंट में दिखाई जाएँगी। फिर लास्ट आ जाता है नाम तथा जमा शेष, यानी कि कहाँ पर डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप फिक्स्ड मेथड से रख रहे हैं, तो यहाँ पर पूंजी खाते का सदैव जमा शेष ही रहता है, हमेशा ही किस तरह का बैलेंस रहता है, हमेशा ही आपका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। और अगर चालू खाते का नाम या जमा शेष हो सकता है, लेकिन करंट अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें आपका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमेशा ही किस तरह का बैलेंस रहता है, जमा शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। और जो यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि एक ही अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है। आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो खाते का जमा शेष ही रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आपने लगाया है आपको जो मिल रहा है वो ज़्यादा होगा और जो आप दे रहे हैं कम है फर्म को वो कम होगा। तो तभी एक बिज़नेस जो होता है रन कर पाएगा सही से। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें जो एक पॉइंट रह जाता है वो ये वाला पॉइंट होता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 2 रेशियो निकाले जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 रेशियो जो निकाले जाते हैं, पहला रेशियो हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कब निकाला जाता है? पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये बनता है। तो जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई नया पार्टनर किसी भी फर्म में एंटर कर रहा होता है, तब इसको निकाला जाता है। क्योंकि न्यू प्रॉफिट यानी कि कोई जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो वहाँ पर आपके जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर आपस में बदल जाता है। तो न्यू पार्टनर की एंट्री पर ये क्या होगा, निकाला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे निकाला जाता है? नया लाभ विभाजन अनुपात जिसे कहा जाता है। निकाला कैसे जाएगा? निकालने का इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो सिंपल सा हो जाता है आपका कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका पुराना रेशियो होता है
उस रेशियो में से हम लेस कर देते हैं जो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसको। यहाँ पर इसमें से लेस कर दिया जाएगा जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसको। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ध्यान में रखिएगा कि कितना वो त्याग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो सिंपल सी बात है, उनको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने लाभ का कुछ हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारा निकल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। दूसरा निकल करके इसमें पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि त्याग अनुपात, यानी कि अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि कैसे निकाला जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इसको निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि त्याग अनुपात निकालने का जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो सेम आपके इन्हीं दोनों से ही निकलता है, इन्हीं दोनों को ही से ही निकाला जाएगा। कैसे? क्वेश्चन में आपके दो चीजें दे रखी होती हैं, तीसरी चीज आपको निकालनी होती है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इससे ये निकल रहा है, इससे ये निकल रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें दे रखा होगा कोई दो चीजें, आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। तो ऑल प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है उसमें से ही आपको लेस कर देना है जो नया वाला रेशियो होता है उसको। जब आप उसमें से नए रेशियो को लेस कर देंगे तो आपका निकल करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और भी इसमें निकाले जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछेगा। जैसे कि गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे वो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम में रिक्वायर है, जितना आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये दो फार्मूलाज होते हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर, जिससे कि आपको निकालना होगा। या अगर जहाँ पर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही लिख के पूछेगा और आगे दे रखा हो तो आपको उसको टिक करना होगा, या फिर इससे न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। न्यूमेरिकल में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से ये दो मेन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। और ये कब निकाले जाते हैं? जब एक नया जो साझेदार होता है, एक नया पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप में एंट्री कर रहा होता है, प्रवेश कर रहा होता है, तब ये दो रेशियोज निकाले जाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस को कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? साझेदारी व्यवसाय शुरू करने के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कम से कम दो होने चाहिए किसी भी बिजनेस को या किसी भी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए किस प्रकार के समझौते का उपयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस? लिखित समझौता, मौखिक, लिखित या मौखिक दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, दोनों ही तरह का हो सकता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि साझेदारी में साझेदार की देनदारियां होती हैं, यानी कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर असीमित होती है, व्यवसाय की पूंजी तक सीमित होती है, लिमिटेड होती है, ए और सी दोनों, यानी कि अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड हो जाएंगी, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि ए एन सी बोथ। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह में देखेंगे तो किस तरह का होता है, क्योंकि सिर्फ पार्टनरशिप की बात की जा रही, सीमित साझेदारी नहीं लिखा, इसलिए क्या होती है, असीमित होती है, यानी कि अनलिमिटेड होती है जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साझेदार से आहरण पर ब्याज लिया जाता है तब व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर? साझेदारों के चालू खाते में जमा किया जाता है, चालू खाते में नहीं दिखाया जाता, साझेदारी की पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट शोन इन करंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो ड्राइंग्स करी है उसने, उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसे हम पार्टनर के अकाउंट में किस तरह से ट्रीट करते हैं? तो आपको पता ही होगा किस तरह से ट्रीट किया जाता है। नॉट शोन इन करंट अकाउंट, ये तो बाहर हो गया। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, यहाँ पर कह रहा है क्रेडिट कर देते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर करंट अकाउंट या के अकॉर्डिंग देखना है, या हमको कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि फिक्स मेथड देखना है या फ्लक्चुएटिंग देखना है। तो ये क्वेश्चन में आपके मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा है क्रेडिट किया जाता है, और इसको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, देना होगा। जो भी चीजें जो पार्टनर होगा वो कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म जो है उसको पे कर रहा है, तो उसे क्रेडिट नहीं किया जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी बाहर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कि साझेदार की पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है। तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेक्ट है, डेबिट किया जाना था, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान देना होगा, कभी कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बताएगा आपको कि कौन सा मेथड है,
तो इस तरह से ऑप्शंस को देखकर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है साझेदारी लिखित समझौते को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका डी है पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि आपस में जो भी समझौता वो कर रहे होते हैं, जो साझेदार होते हैं उसको क्या कहते हैं? साझेदारी अनुबंध नहीं कहते, ना ही समझौता कहते हैं, उसे हम साझेदारी विलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में यानी कि साझेदारी विलेख जो था वो नहीं बनाया गया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है। अब कह रहा है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की कितनी अनुमति है, कितना ब्याज उसे देना होगा, साझेदार जो है उसको कितना ब्याज दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, कोई ब्याज नहीं। अब यहाँ पर अगर आपने अभी तक की वीडियो को ध्यान से अगर देखा होगा तो 3 पॉइंट थे इससे रिलेटेड, तीनों मैंने आपको समझाए थे कि आहरण पर ब्याज है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज है और उसके लोन पर ब्याज है। कौन सा ब्याज दिया जाता है और कितने परसेंट तक दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो। और अच्छे से मैंने आपको समझाया था, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे मुझे आइडिया लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार के ऋण खाते पर ब्याज की स्वीकार्य दर क्या होगी? यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पार्टनर का लोन अकाउंट है उस पर कितने परसेंट तक इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो। 6% सिंपल इंटरेस्ट है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, 12% सिंपल इंटरेस्ट है, फिर 12% कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पर आपको पता है मैंने कितना बताया था, 6% बताया था, 6% बताया था, लेकिन कैसा? सिंपल नहीं, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि वार्षिक होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। तो 6 देख करके ए वाला टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आपको बी पॉइंट पे देखना है कि आगे परसेंट में कि आगे पर एनम भी लगा है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस मद को लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों को भुगतान किया गया किराया, साझेदार का वेतन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं। तो इसको मैंने अलग से आपको नहीं समझाया था क्योंकि इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, लेकिन कौन सी चीज कहाँ पर डाली जाती है, कौन सी चीज कहाँ किस में डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं करेंगे, किसको हम नहीं दिखाएंगे? पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऋण पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी। क्या नहीं दिखाया जाता है? तो यहाँ पर हम साझेदारों को भुगतान किया गया किराया, रेंट पेड टू पार्टनर्स, इसको नहीं दिखाते, बाकी तीनों ही चीजें दिखाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, द प्रॉफिट अर्न was divided in the ratio 2:3. If P invested rupees 40,000, the amount invested by Q is। यहाँ पर कह रहा है कि P और Q ने एक व्यवसाय में प्रवेश किया है, अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में वो विभाजित करते हैं। यदि P ने कितने लगाए हैं, 40,000 रुपए लगा करके निवेश किया था, तो Q द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? यहाँ पे आपको ये पता है कि आपस में किस प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में बांटते हैं, 2:3 में बांटते हैं। यहाँ पर जो P है उसने 40,000 इन्वेस्ट किए हैं, आपको किसके निकालने हैं, आपको Q के निकालने हैं। तो सबसे पहले रेशियो क्या दे रखा है, अलग नोट कर लिया करिए, सॉल्व करना इजी रहता है। जब आप सॉल्व करने में प्रो हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर आप नोट मत करिएगा, डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि आपको तो आंसर सिर्फ निकालना है। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप के आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर P ने 40,000 लगाए थे, तो हमको अब किसको निकालना है, हमको Q का निकालना है। तो यहाँ पर 40,000 अगर P ने लगाए हैं, सिंपल सा निकालने का तरीका यहाँ पर यही है। और कितने हैं P एंड Q, यानी कि P का कितना है, 2 है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, इंटू 3 कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। Q से की राशि पूछी थी, 60,000 आ जाएगी। मंथ दे नहीं रखे थे और कोई हमको अलग से रेशियो बताया नहीं था, तो सीधे सीधे आपको ऐसे ही निकालना है। अगर कहे कि बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है तो कैसे निकाल सकते हैं आप?
इसी 40,000 में आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को ऐड करके, तो 1,00,000 ही निकल आएगी। दूसरा तरीका है कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए 60,000 और 40,000, तब भी 1,00,000 निकल आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रख करके आपको आंसर देना होगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपका न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, कमल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 9,000 आफ्टर 5 months समीर ज्वाइंड विद अ कैपिटल ऑफ 8,000 if at the end of the year they earn a profit of 6,970 then what will be the share of समीर in the profit। यहाँ पर कह रहा है कमल ने 9,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया था। 5 महीने जब गुजर गए, 5 महीने के बाद आफ्टर 5 months समीर ने 8,000 लगा करके वो भी उस बिजनेस में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 6,970 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ में समीर का हिस्सा आपको बताना है। तो उसका हिस्सा जानने के लिए क्या है, आपको निकालना होगा उसका रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, कमल की, यहाँ पर कमल की जो कैपिटल है, कमल ने कितने टाइम के लिए किया था, तो 90,000, क्योंकि वो तो पूरे वर्ष भर रहा है, तो इंटू 12 कर लीजिए। यहाँ पर जो समीर है, समीर कितने टाइम के लिए आया है, क्योंकि वो 5 महीने के बाद एंटर किया था बिजनेस में, तो 8,000, सॉरी यहाँ पर एक ही जीरो होगा, क्योंकि ये आपकी जो दे रखा है 9,000 है, ना कि 90,000 है। अब यही वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जहाँ आंसर आपका गलत हो जाता है एग्जाम में। तो 8,000 इंटू 5 मंथ के बाद है, तो कितना बचेगा रिमेनिंग, 7 मंथ बच जाते हैं। 12 मंथ में से 5 को लेस करिएगा तो 7 मंथ रिमेनिंग बचेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 1,08,000 आ जाएगा और यहाँ पर इनकी कितनी आ जाएगी, 56,000। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 चला जाएगा। अब और किससे डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 से करके देखिए, 5 टाइम जाएगा यहाँ पर और 4 टाइम जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 54:28। और अगर इसको देखें हम सॉल्व करने के लिए, तो फिर ये 2 से कट सकता है, 2 बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर करिएगा तो 4 टाइम्स जाएगा। इसके अलावा अब इसको अगर आप देखिएगा आगे, तो ये नहीं जाएगा, किसी भी संख्या से अब ये नहीं कटेगा, आपस में दोनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगे। तो अब इसमें क्या रेशियो बन गया हमारा, 27:14 रेशियो हो गया। अब निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा था, कितना प्रॉफिट आ जाता है, ये वाला अलग है। अब यहाँ पर कितना आ जाता है प्रॉफिट, 6,970 लिख लीजिए। और एक इसका है, ये हिस्सा दे रखा है, समीर का हिस्सा क्या, वर्ष के अंत में 6,970 यानी कि टोटल है, तो टोटल निकालने के लिए आपको दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद किसका हिस्सा निकालना था आपको, समीर का। समीर का कौन सा है, 28, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 28। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आपका निकल करके आएगा, आपका निकल करके आएगा 2,380, 2,380 ये निकल करके आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको डिवाइड करिएगा, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करिएगा, तो निकल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहले आपको निकालना है रेशियो, रेशियो निकालने के बाद उस रेशियो को रख करके आपको प्रॉफिट देना है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे ये भी पूछता है कि साथ में बताइए कमल का हिस्सा कितना है, तो चाहे तो 6,970 में से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, सॉरी लेस कर दीजिए, या फिर आप इसमें दोबारा यहाँ पर जो है 54 को रख करके, सॉरी 27 को रख करके करिएगा। तो उतना करने की नीड ही नहीं है, सीधे सीधे इसमें से लेस कर दीजिए, निकल आएगा कि कमल को कितना मिला। तो कमल को कितना मिला कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग उसको लेस करके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे रिलेटेड, और जो भी और इससे एमसीक्यू बहुत से आ सकते हैं, तो जो आपकी अलग से मैं लेकर के आऊँगी इसके प्रैक्टिस सेट्स, वहाँ पर और बहुत से एमसीक्यूज़ आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में कुछ भी आपसे पूछेगा, कितने भी टाइप के क्वेश्चंस बना लें, आप लोग आसानी से कर ले जाएँगे। लेकिन इसके लिए बस चैनल को आपको सब्सक्राइब किए रहना है, जिससे कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी आपको मिल जाएँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।